किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? देखो कि सहारनपुरम इसका नाम था, सहारनपुर का। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, कालांतर में आपने सुना होगा बाबा लाल का बाड़ा है यहाँ पर, बाबा लाल दास है। तो बाबा लाल दास यहाँ पर आए और आपको जान के अच्छा लगेगा कि दारा शिकोह जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे वो बाबा लाल के शिष्य थे। सहारनपुरम जो है, अगर पुराना नाम था तो आपको क्या लगता है कि अभी बदला जाना चाहिए या नहीं? भाई वो तो देखो जो गवर्नमेंट समझे, जैसे अभी बात हुई कि वो व्याघ्र प्रस्थ नाम था बागपत का, स्वर्ण प्रस्थ नाम था सोनीपत का, तो ऐसे तो पूरा भारत बदल सकते हैं। उसके बाद जब फॉरेन अटैक हुआ, उन्होंने तो जो सबसे गलत काम किया वो यूनिवर्सिटीज को जला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मधुर त्यागी। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन टॉपिक विद मधुर। इस शो में हम अलग अलग गेस्ट को बुलाएंगे, उनसे किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा स्पेशल है। आज हम सहारनपुर में हैं और आज हम सहारनपुर की ही हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर आकाश चंदा है। डॉक्टर आकाश चंदा ओरिएंटल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सॉफ्ट स्किल्स के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर आकाश चंदा का कहना है कि सहारनपुर का पहला नाम सहारनपुरम था। आइए आज इसी टॉपिक पे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बात कितनी सच है। वेलकम। मेरे मन में आइडिया बहुत दिन से था कि एक ऐसा पॉडकास्ट करा जाए जिसमें बहुत कैंडिड, अनस्क्रिप्टेड। नहीं ठीक है, बिल्कुल होना भी यही चाहिए। हाँ, तरीका भी यही है। बाकी वो आर्टिफिशियल हो जैसा है मामला। यहाँ आर्टिफिशियल लगता है कि वो एक जगह पे बंद से कम से कम आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, जो है नेचुरल है। हाँ, नेचुरल बातें भी नहीं। बाहर नेचुरल है और हम कर भी नेचुरल रहे। हाँ, की वजह आप ये बता रहे थे कि सहारनपुरम के बारे में बताओ, मतलब किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? देखो कि सहारनपुरम इसका नाम था, सहारनपुर का। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो सहारनपुर की जो लोकेशन है, पूरे आप हिमालय से नीचे उतरो, शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आओ, तो आप देखो कि एक ही जगह मिलती है, वो सहारनपुर है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के डिवीजन से पहले, उत्तराखंड से, ये हरिद्वार भी इसका पार्ट था। तो जो भी ऊपर से नीचे आता था ऋषि, या नीचे से ऊपर कोई जाता था, तो उसको सहारनपुर क्रॉस करके ही जाना होता था। आप देखो महाभारत का पीरियड लो, तो कृष्ण ने जो है वो 5 गांव मांगे थे। वो जो 5 गांव मांगे थे, इधर से व्याघ्र प्रस्थ जिसे बागपत कहते हैं, उसके आगे उसने मांगा इंद्रप्रस्थ दिल्ली, उसके आगे उन्होंने मांगा तिलप्रस्थ, उसके बाद उन्होंने मांगा स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, फिर उसके बाद मांगा पांडुप्रस्थ जो आपका पानीपत हो गया, उसके बाद आपका पूरा कुरुक्षेत्र है ही सारा। इस सारे एरिया से कहीं से भी कोई एंट्री करेगा तो सहारनपुर के बिना आप हिमालय जा ही नहीं सकते। तो ऊपर से उतर कर कहीं पर भी रेस्ट की जगह जहां पर सर्दियों के बाद लोग रिसर्च कर सकते हैं, वो सहारनपुर ही है। इसलिए यहाँ अरण्य था, और अरण्य मैंने जंगल। अच्छा, तो जंगल में यहां पर आके सारी रिसर्च की फाइनलाइजेशन हुआ करता था, इसलिए इसका नाम सहारनपुरम हुआ। तो सर ये कौन से कालखंड की बात कर रहे हैं? मतलब भारत में कालखंड को समझने के लिए मुझे लगता है एक और कॉन्सेप्ट है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्या? पहले तो ये कि कैलकुलेशंस भारत में जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल हुआ करती थी। जैसे कहते थे ये पहला, एक तो हुआ मानवांतर, फर्स्ट मानवांतर, फिर हुआ सेकंड मानवांतर,
ऐसे करके ये 7वां मानवांतर है। मानवांतर मतलब? मानवांतर मैंने एक मानवांतर के अंदर कई सारी कैलकुलेशंस है, उसमें आता है एक मानवांतर के अंदर, जैसे 7वां मानवांतर है उसमें आएगा आपका ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो ये 7वां मानवांतर है। अब हिसाब लगाओ कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस रही होंगी भारत की। उसमें सतयुग का एक पीरियड डिफाइन किया जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें उसके बाद त्रेता का पीरियड डिफाइन किया जिसके एंड में रामचंद्र आए। उसके बाद आपके द्वापर का पीरियड डिफाइन किया जिसमें कृष्ण आए। उसके बाद आपका ये कलयुग स्टार्ट हुआ। अब कलयुग कैलकुलेटेड है। अब कौन सा मानवांतर? कलयुग मानवांतर 7th है, कलयुग कैलकुलेटेड है। अच्छा। कलयुग एक बुक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के मुताबिक कलयुग जो है 3102 BC में स्टार्ट हुआ। तो उससे भी पहले की बात है कि जब वेद लिखे जाते थे तब वेद सारे हिमालय में लिखे गए। वहां से जो भी नीचे उतरता था, हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए उतरेगा, उसको रेस्ट की जगह कहाँ मिलेगी? सहारनपुर। तो सह अरण्यपुरम ये पहला रहने का स्थान सबसे पहले यही स्थापित हुआ। एक और इसका साक्ष्य मिला मुझे, एक बुक है श्रीदेवी महापुराण। अच्छा। सबसे पहला पुराण है, इसे वेद व्यास जी ने लिखा। उसमें ये लिखा गया कि सबसे पहले शारदा महाविद्यापीठ स्थापित हुई सतयुग में। शारदा महाविद्यापीठ कश्मीर में, जिसके नाम से हम सरस्वती की उपासना शुरू करते हैं। अच्छा। उसकी होने के बाद सबसे पहले जो धरती पर स्टार्ट हुआ, जो धरती पर जो आवाहन किया गया देवी का, वो सबसे पहले देवी जो अवतरित हुई वो मानी गई शाकुंभरी। अच्छा, ये उसमें मेंशन्ड है। अच्छा। तो सबसे पुराना अगर कोई स्थान है पहाड़ों के बाद जो डेवलप्ड है, जहाँ पर रिसर्च हुई, जहाँ पर शाक सब्जी सबसे ज्यादा है, वो गंगा है, यमुना है, तो वो सहारण्यपुरम ही है। क्योंकि शाक सब्जी की जो देवी है आपकी शाकुंभरी, वो यहीं पर ही सबसे पहले अवतरित हुई। सबसे एंशिएंट है। सॉरी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मतलब इस शाकुंभरी देवी को सात सब्जी की देवी बोलते हैं? हाँ, तो सबसे पहले ये ना हाँ। अच्छा। सबसे पहले शारदा, हाँ। ज्ञान। शारदा के बाद फिर वहां सारे ऋषि लोग बैठे। उन्होंने कहा जी अब सबसे पहले जब डेवलपमेंट होगी हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो शाक सब्जी चाहिए ना। तो उन्होंने आवाहन किया दुर्गा का कि आप इस रूप में धरती पर आए। तो इस रूप पर धरती में जो आई वो शाकुंभरी। अच्छा, किसी ने अभी बुक लिखी, उसमें ये जिक्र था कि सहारनपुर का नाम तो शाह हारून से रखा गया, कुछ ऐसा। हम तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मतलब बाद में क्या कंडीशंस बनी हमें नहीं पता, मगर हम तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में ये इनिशिएट हुआ होगा तभी उपनिषद लिखे गए, अरण्य लिखे गए। आपने उपनिषद का नाम सुना होगा। वेद डिवाइडेड हैं कई पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट आपका मंत्र संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर उसके बाद अरण्य। अरण्य मैंने जंगल। अच्छा। तो जो जंगलों में बैठ के रिसर्च होती थी तो वो अरण्य में उसमें रखी गई। तो वो स्थान और कोई नहीं, सहारनपुर है, क्योंकि यही नियरेस्ट पड़ता है। अच्छा, कालांतर में आपने सुना होगा बाबा लाल का बाड़ा है यहाँ पर। बाबा लाल दास है। बाबा लाल दास हिस्टोरिकली वो 300 सालों तक जीवित रहे, ऐसा प्रमाण है। अच्छा। कई पुस्तकों में डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर हुए हिस्टोरियन भारत के, उन्होंने इस पे खूब रिसर्च की और वेद चक्षु में इसकी डिटेल दी। तो उनके 300 सालों वो अपने जीवन को इस तरह से ढालते थे योग से कि 300 years ही लिव्ड। अच्छा, ये प्रमाणित चीज हो गई? हाँ, ये प्रमाणित है। अच्छा। मेंशन्ड है वेद चक्षु में, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उसका प्रमाण। वेद चक्षु क्या है? वेद चक्षु एक मैगजीन है
डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी जो थे वो सहारनपुर में बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, अच्छा। मेरे गुरु थे, तो उन्होंने ये डिटेल उसमें मेंशन की है। रदर सह अरण्यपुरम का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही मुझे बताया अच्छा। कि ये नाम इसका सह अरण्य था। फिर खोज की गई तो ये समझ में आया कि क्यों था। तो बाबा लाल दास यहाँ पर आए, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि दारा शिकोह जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, वो बाबा लाल के शिष्य थे। वो लाहौर में उनसे मुलाकातें हुई, तो उन्होंने उनसे उपनिषद सीखे, वेदांत सीखा। तो वो दिल्ली से सहारनपुर आया करते थे उनसे मिलने, और काफी हद तक उपनिषद का पाठ जो उन्होंने ट्रांसलेट किया सिरे अकबर में, उसका पाठ सहारनपुर से जरूर लिंक्ड है। अच्छा। बाद में दारा शिकोह को औरंगजेब ने मार दिया, उसका भाई था, वो राजा बनना चाहते थे, तो ये भी सहारनपुर से कनेक्टेड है। अच्छा। तो सह अरण्य, हाँ, यहाँ पर जरूर रिसर्च इस तरह की होती रही है। तो सह अरण्यपुरम जो है, अगर पुराना नाम था तो आपको क्या लगता है कि अभी बदला जाना चाहिए या नहीं? भाई वो तो देखो जो गवर्नमेंट समझे, जैसे अभी बात हुई कि वो व्याघ्र प्रस्थ नाम था बागपत का, स्वर्ण प्रस्थ नाम था सोनीपत का, तो ऐसे तो पूरा भारत बदल सकते हैं। तो मतलब ये नाम बदलते कैसे हैं? जब इतना पुराने नाम थे, आप बता रहे पहले नाम इसका सहारनपुरम था, आज सहारनपुर पहुंच गया, मतलब कैसे? भाई लैंग्वेज बोलने में चेंजेस होते हैं। जैसे सिंध है, सिंध को जो पर्शियन लोग थे वो स को ह बोलते हैं, तो स से ह हो गया, हिंद हो गया, तो वहां का एरिया हिंदुस्तान माना गया। पर ग्रीक जो थे वो इंड बोलने लगे, वो इंडस बोलते थे, तो इंडिया बन गया। तो नाम फिर जो यहाँ बार अटैक हुए, तो जो नए लोग आए उनके बोलने के उच्चारण में चेंजेस आए, कालांतर में भाषा में भी चेंजेस आए, तो बदलते गए। जैसे बेहट, हाट था, ये हाट मैंने बाजार, हाँ। तो अच्छा। हाँ हाट है ना, हाट मैंने बाजार, हाँ। तो ऐसे नाम, उसका नाम बेहट। हाँ हाट, हाँ इस तरह से नाम बदलते रहते हैं। विहार, बिहार, पटनम, वो पटन मतलब नदी का किनारा था ना, व्यापार होता था, पटनम था। ऐसे विशाखापट्टनम, वैसे पटना। तो बेसिक नामों का कंसेप्ट तो भाषा के हिसाब से ऐसे हुआ था, जो ओरिजिनल उसका स्थिति थी तो उस हिसाब से नाम हो जाता था। अंबाला, अंबा देवी का मंदिर है वहां पे, उसके नाम से अंबाला। अब बाद में उसे किस कंसेप्ट से, एक इतिहासकार भी तो अपने हिसाब से हिस्ट्री बनाते हैं ना भाई। आज तो पता चलता नहीं कि किसी ने कुछ किया, वो सचमुच उसने मारा है उसे या नहीं मारा, आज भी खोज मतलब इतना मुश्किल है जो हुआ। वो कहते हैं इतिहास, इतिहास मैंने ऐसा ही हुआ, इतिहास, बल्कि इतिहास के बारे में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, इतिहास। तो ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भाई, जो इतिहास राजा है वो अपने इतिहासकार को अपने हिसाब से बिठाएगा, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखेगा, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इतिहास तो इतिहासकारों का पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ और बताइए सहारनपुरम के बारे में, मतलब आप इसका साक्ष्य और कहाँ मिलता है, और जो पहले काम जो सहारनपुर में होते थे, जो आप बता रहे हैं यहाँ पे रिसर्च होती थी पहले, क्या आज भी चीजें हैं? क्योंकि इतना पुराना सिस्टम है हरिद्वार के साथ का। अब यूँ समझो कि सारा का सारा भारत का जो रिलीजियस सेंटर रहा, या तो वो रहा आपका बनारस, या फिर उसके बाद हरिद्वार। तो यहाँ ऊपर से नीचे हरिद्वार में सारे ही आपको सेंट्स नजर आएंगे, वो सहारनपुर ही तो था। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि हरिद्वार सहारनपुर में था। तो सारे, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हरिद्वार और सहारनपुर एक ही थे? एक, हाँ ये एक पूरा एरिया यही था ना सहारन में।
अच्छा अच्छा। ऊपर से उतर के आओगे तो आप अरण्य मतलब और भी जंगल के साथ ये एरिया पहले जब उत्तराखंड बना तो ये अलग हुआ। पहले ये आपका रुड़की, हरिद्वार, ये शाहपुर में होता था। अच्छा तो ये सारा अरण्य था, जंगल, बड़ा उपजाऊ था, नदियां हैं दो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह, शाकुंभरी है, तो आपको सब कुछ अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। तो ऋषियों को ये सबसे बेहतरीन जगह, आप सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बरसात है, सारे मौसम है यहाँ। और यहाँ से आप जब चाहे आप हिमालय में जा सकते हैं और जब चाहे हिमालय से उतर सकते हैं। मतलब हर दृष्टिकोण से, अच्छा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये युद्ध की कभी जगह रही नहीं, क्योंकि नदियों के कारण यहाँ पे युद्ध भी नहीं हो सकता। युद्ध के लिए भी कुरुक्षेत्र लिया, पानीपत लिया, आगे आ गए आप देखो दिल्ली, आगे आपका एरिया, ये एरिया तो हमेशा युद्ध के लिए रहे। तो कहाँ पर रिसर्च हो सकती है? उपनिषद पर। देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा, विश्व में सबसे ज्यादा अध्यात्म पर रिसर्च भारत में हुई है। जितने भी आपके एंशिएंट सिस्टम्स हैं वो सारे भारत में डेवलप हुए, उसके बाद वो और जगह पहुंचे। तो उसकी सेंटर कहाँ होगा? उसका सेंटर आपका था देखो वाराणसी, गंगा के किनारे। गंगा है, यमुना है, यहाँ पर तो दोनों मिलन है, ये तो सबसे पवित्र है। ये लोग तो पसंद ही वही जगह करते हैं जहाँ कॉन्फ्लुएंस हो। हर जगह प्रयाग वो सबसे पावन जगह मानी जाती है। तो ये तो एरिया ही ऐसा है जो सबसे मीन्स होलीएस्ट एरिया है। एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है। इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता कोई खूबसूरत जगह होगी जहाँ दो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां होती है। बड़ का पेड़ है, बड़ का ही है ना? हाँ बड़ का ही है, काफी पुराना पेड़ है। हाँ बहुत बढ़िया ही, बहुत पेड़ है यहाँ पे, बड़ के हैं, ये है बांस का पेड़ है। हाँ तो अरण्य तो है ही है ना। अच्छा ये हो सकता है ये पेड़ भी बहुत पुराने हो, उसी टाइम के हो। सारे कटे हैं, फिर उसके बाद ये तो जगह सारी मार्शी लैंड मिलेगा आप अगर स्टडी करो नेट पर। मतलब सारा यहाँ भरा भरा था, पेड़ों से भरा हुआ था सारा। हाँ क्योंकि यहाँ बहुत पुराने पुराने पेड़ भी हैं। क्योंकि देखो गंगा यमुना आ रही है, बीच में कई नदियां हैं, पावधोई है, पौधों। हाँ, और मतलब ये तो नदियों का शहर ही है एक हिसाब से। तो हमने नाले बना दिए वो बात और है, मगर इमेजिन करो आज से हजारों साल पहले जब पानी की पावधोई निकलती होगी तो क्या खूबसूरत होता होगा नजारा। अब तो जो है पाँव धोई तो नाला हो गया तो कितना खूबसूरत होगा। उसके किनारे बैठ के बाबा लाल जब बैठते होंगे, जब दारा शिको उनसे मिलने आते होंगे, तो क्या नजारा होता होगा। क्यों नहीं अरण्य होगा? देखो कल्पना करो। कहाँ, यहाँ का कौन सा इलाका है जिसमें वो जो उनका बाबा वो बड़ा है? धोबी घाट के साथ जो जगह है पीछे ऊपर, वहाँ लाल दास का बाड़ा है, तो वो जगह उनका स्थान है। हालांकि ध्यानपुर में भी उनका स्थान है, मगर सहारनपुर में ये मगर सहारनपुर जो है यहाँ पर वो रहे। ध्यानपुर किधर? वो तो पंजाब में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कहीं दोबारा ध्यानपुर किसी और जगह का था। नहीं, तो ये रहा। इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक के साथ साथ सांस्कृतिक भी ये जो सहारनपुर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे कल्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। पहाड़ों से उतर के आके आपके पास रिलीजियस कल्चर भी है। इस तरफ आप हरियाणा, पंजाब, इसका सेंटर है ना। तो इमेजिन करो आज से हजारों साल पहले। सर ये यहाँ पे रेलवे लाइन जा रही है पीछे से, ये रेलवे का है, ट्रेन चल रही रहती है। पर अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, हमारी बातों में डिस्टर्बेंस नहीं ना ना। आप इमेजिन करो, मान लो महाभारत का पीरियड लो या उससे पहले, उससे भी 2000 साल पहले राम का पीरियड लिया जाए, तो इमेजिन करो ये जगह कितनी खूबसूरत होती होगी। आपके चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है और इम्पोर्टेंट सिटीज है। सहारनपुर जो है वो उसकी आसपास सारा डेवलपमेंट था। आप देखो इधर
आपका कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद आपका नहीं ये स्वर्णप्रस्थ जो आपकी जगह हो गई, जो भी महाभारत युग के पीरियड थे वो सारे खूबसूरत, उसके आसपास सारा कुछ इसी यमुना भी इधर से इधर ही। आप बताइए कुछ अपने बारे में बताइए आप। मैंने जो वर्ड ऑफ ईस्ट है हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो लोग जिन पर आज तक बात नहीं की गई मगर वो भारत रत्न है, ऐसे कई है ना, जैसे दारा शिकोह हो गए जिन्होंने सारा उपनिषद भारत में ट्रांसलेट किया पर्शियन में पहली बार। सहारनपुर से कनेक्टेड है वो, शाहपुर से, और वो पहली बार वर्ड में गया। उससे ही सारी यूरोपियन फिलॉसफी, उसी से ही सारी उसकी ट्रांसलेशन यूरोपियन लैंग्वेज में होने के बाद वही अमेरिका गया। आपकी अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म सारा उनसे शुरू हुआ, मगर हम उन्हें याद नहीं करते। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, वो लोग ढूंढ रहे। जैसे सरमद जो भारत में आए, सरमद, वो भी बहुत विद्वान थे और उन्होंने बड़ा काम किया। ऐसे ही भारत में ऐसे वो प्लेसेस जिनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे एक राजा दाहिर हुए, जब भारत पर पहले बार मोहम्मद कासिम का इब्न बिन कासिम का अटैक किया भारत पर, तो दाहिर जो थे वो पूरे सिंध के राजा थे। उसने कहा था कि जी मैं अकेला ऐसा राजा हूँ कि मैं ऐसी दीवार हूँ भारत और अरब के बीच में, अगर मैं ढह गया तो अरब भारत में घुस आएंगे। तो दाहिर की मदद नहीं की गई, मगर दाहिर बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा और वो हारा। अब वो जगह पाकिस्तान में है, इसलिए उन्होंने विचार नहीं किया, हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो अच्छा वो पाकिस्तान में है। हालांकि छछनामे में उसकी काफी डिटेल है। किसमें? छछनामा एक किताब है, छछनामा। हाँ, ये उर्दू में है। अच्छा, तो पर्शियन मोहम्मद हास ने लिखा है ये वहीं पर ही लिखा है। अच्छा, तो उस पर मगर यहाँ का कुछ और लिखा हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री आप वो लिखते हो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप ग्लोरीफाई करते हो अपने राजा को, तो जो राजा है वो अपने आप को ग्लोरीफाई करवाता है, वो राजा ग्लोरीफाई हो गया। सच क्या है वो इतिहासा या इतिहानासा। ये अच्छा बताया आपने। सच तो यही है। एनसीईआरटी की किताबों में जितनी आपके पास हिस्ट्री है वो ब्रिटिश हिस्ट्री है। और विलियम जोन्स, इन्होंने तो हिस्ट्री को किस तरह से हम भारत की एंटीकिटी को खत्म करें, कैसे जो है भारत के इतिहास के उन पन्नों को गायब किया जाए, इनकी एंशिएंट कैसे पौराणिकता खत्म करें, इनके धर्म को कैसे पोल्यूट करें, इनके माइंड से इमेज हटाएं इनकी, ये काम बड़े तरीके से किया गया। इस पे साक्ष्य है, उनके मतलब उनके लेटर्स हैं, सही, ये सब अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये काम हुआ ये सारा, तो अब हमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो करना चाहिए, बहुत हो गया। वो क्या एक उर्दू का शेर है कि कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म से प्यासी है, और साहिल पर आने से पहले अपने पांव भिगो देना। क्या बात है, वाह। तो कुछ पांव तो भिगो ले आप, तो अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सूरजमुखी लग रहे भाई, सूरजमुखी नहीं, सूरजमुखी थोड़ी है वो, मुझे पता। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, प्रमाण क्यों नहीं मिलता इसका कोई मतलब कहीं पे जो आप बात बोल रहे हैं? ऐसा है, भारत के इतिहास के साथ यूं समझिए जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो तक्षशिला है, चाहे नालंदा है, चाहे शारदा महाविद्यापीठ है, जब यहाँ पर अटैक हुए, अटैक से पहले जब यहाँ पर बौद्ध पीरियड रहा, पूरे भारत में एक पीरियड ऐसा रहा जब सारा भारत बौद्ध हो गया था। अच्छा, अशोक के बाद, अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और पूरा भारत बौद्ध हो गया। बौद्ध जो था वो एंटी वैदिक था। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज की बुक्स को प्रमोट करना बंद कर दिया, जो यहाँ स्टडी सिस्टम था।
जो साइंटिफिक स्टडी सिस्टम था वैदिक, वो रुक गया। उसके बाद जब फॉरेन अटैक हुआ, उन्होंने तो जो सबसे गलत काम किया वो यूनिवर्सिटीज को जला दिया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जला दी, सारी प्रमाण बुक्स, पांडुलिपियां। शारदा का तो पता ही नहीं है। आप देखो अभी पाकिस्तान में 10 किलोमीटर दूर शारदा महाविद्यापीठ है, वो सिर्फ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जबकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरा चाइना, पूरा सेंट्रल एशिया सारा वहां पढ़ने आता था, पूरा भारत सेंटर था एजुकेशन का। आपको एक कागज नहीं मिलेगा, आपको प्रमाण कहां से मिलेंगे जब सब बर्न कर दिया गया। दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। अब ये जो मेमोरी से था, या जो बीच में कहीं साउथ इंडिया में बच गया, या जो कहीं पर भी बचा है, ये वो है। आपके पास बहुत चीजों के प्रमाण नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने कहाँ से निकाले, मतलब ये? सबसे पहले हमारी हिस्ट्री समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमी, आपको ज्योतिष आनी चाहिए। वो ये स्टडी करते थे कौन से पीरियड में कौन सा स्टार है। जैसे युधिष्ठिर जब राजा था तो ये लिखा है कि आसन मघा सुमुनिया शासती युधिष्ठिर नृपतौ। जब मग नक्षत्र में आपका सप्तऋषि था, मुनि था, तब युधिष्ठिर राजा था। तो कैलकुलेट कर लो डेट पूरी। वो डेट कैलकुलेट करोगे तो 3100 कुछ समथिंग आ जाएगी आपके पास। तो एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए सबसे पहले भारत के इतिहास के जानने के लिए। दूसरा, आपको पुराण पढ़े आने चाहिए, उनको पढ़ने का सिस्टम पता होना चाहिए। तीसरा, आपको वेद उपनिषद पढ़ने के सिस्टम आना चाहिए। जो इतिहास लिखा गया वो उन्होंने लिखा जो सिर्फ इतिहासकार थे। वो कैसे जानेंगे टाइम पीरियड? उन्हें यहाँ का सिस्टम ही नहीं पता, उन्होंने पुराने देखे। ऐसा भी तो होता था पहले कि राजा अपने हिसाब से इतिहास चेंज करवा देते थे। कोई आया तो उसने ऐसा करा दिया, भाई मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद दूसरे ने चेंज। ये तो बाद की बात है, मगर जो पहले सिस्टम था वो सिस्टम ये था कि राजा के साथ उसका एक सारथी होता था। जो सारथी होता था, जैसे संजय, जो सारथी होता था वो इतना विद्वान होता था, वो इतिहास लिखता था। तो जितने पुराण हैं वो सारे उन्हीं के द्वारा लिखे गए। 2 पुराण जो है वो अलग लिखे गए, एक वेद व्यास ने और एक उनके पुत्र ने। बाकी सारे जो है वो सारथी द्वारा, उनकी फैमिली द्वारा लिखे गए। ये पूरा एक सिस्टम था इतिहास लिखने का, ऐसा नहीं था। वो सिस्टम जो समझे वही इतिहास के बारे में समझ सकेगा। अब जो लोग इंग्लिश मैन आए, जो यूरोप से आए, उनका कल्चर ही अभी शुरू हुआ। इंग्लैंड अभी बना, यूरोप अभी शुरू हुआ। उन्हें क्या पता कि यहाँ जब आइस एज हुई होगी, आइस एज के बाद भी यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही, मानवांतर सिस्टम है, उन्हें बड़ा पता है। उन्हें त्रेता युग, कल युग, ये कैलकुलेशन कहाँ से लाएंगे? उन्हें कहाँ पता होगा? सबसे पहले उन्हें उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, वेद पढ़ने पड़ेंगे, पुराण पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती क्या करी? उन्होंने एक वर्ड निकाला, मिथ। मिथ मैंने झूठ, और हमारे पुराणों को कह दिया माइथोलॉजी, और खत्म, सारा झूठ कर दिया। तो इस तरह भारत का सत्यानाश हिस्ट्री का इन्होंने इस तरह से किया। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आज हमारे पास में साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना हुई? नहीं, अब तो बहुत से तरीके हैं। अब आप स्टडी करो तो आप पहुंच जाओगे वहीं पर ही। विद्वानों ने किया है रिसर्च, हिस्ट्री लिखी है, आप ढूंढ सकते हो। अब तो प्रमाण है, अगर आप करोगे रिसर्च। अब कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी हो तो दुनिया में हिस्ट्री की सबसे पहली किताब राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी? हाँ। अच्छा। कल्हण हुए, उन्होंने पहली किताब लिखी, कल्हण। अब हिसाब लगाओ, कल्हण ने पोएट्री में वो किताब लिखी जब ये यूरोपियन लोग अभी डेवलप ही नहीं हुए थे, और वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री के बाद अब जो है वो हेरोडोटस है। मतलब कैसे संभव है? इतिहास तो हमारे यहाँ पहले से ही था। दुनिया की पहली किताब, उसमें सारी राजाओं की लिस्ट है, पूरी डिटेल है। आप ऐसे
मतलब ढूंढ सकते हो पुराणों में सारा कुछ। तो वहाँ पे कहीं सहारन्यपुरम का जिक्र है? नहीं, डायरेक्ट नहीं मिला, मगर शाकुंभरी स्थान का जिक्र मिला। अच्छा। जो मैंने बताया कि शाकुंभरी सबसे पहले जो है शारदा शक्तिपीठ, शारदा महाविद्या पीठ बनी, फिर उसके बाद जो है शाकुंभरी स्थान हुआ, क्योंकि ये था ही अरण्य। अरण्य नाम बड़ा पॉपुलर था। आप देखो कि हरिद्वार के बाद सारा अरण्य ही तो था। लिखित में ऐसे पीरियड रहे जो सब खत्म हो गया। अब कहां से लाओगे उसकी प्रमाण? होंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ढूंढोगे तो जरूर मिले। आजकल एक ट्रेंड है नाम चेंज कर देना है। असल में ट्रेंड नहीं है, एक समय ऐसा है जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके सामने आ रही हैं पुरानी, उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके प्रूफ मिल रहे हैं। और इतना पुराना देश है, तो अगर कोई पुरातन नाम है, भले ही ना बदला जाए, पर उसके बारे में पता तो हो। मतलब हाँ, आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं कि भाई हम कह रहे हैं उसके बारे में पता तो हो। हम जानते हैं ये शहर अन्य, हम उससे जुड़े इसलिए शहर अन्य ओरिएंटल रिसर्च सेंटर शुरू कर रहे हैं। हम नहीं कहते आप ना मानो, आप अपने विचार रखो, क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सत्य में तो ढूंढा जाए तो आपको, जैसे आप देखो व्याघ्र नाम था जो आप बागपत कह रहे, अब वो देखते देखते आप अभी देखो तो आपको मिल जाएगा व्याघ्र। अब बागपत कहते हो, व्याघ्र प्रस्थ था, नाम देखो कैसे बदल गया। यहाँ पे प्रयागराज था, वो बदला। अच्छा, एक और चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस शहर के आगे पुर लिखा है, हाँ, वो संस्कृत है। जिसके आगे बाद लिखा है वो अरेबिक है। आप देख लो, इलाहाबाद, मुजफ्फराबाद, कोई भी नाम देख लो, पुर संस्कृत टर्म है। सहारनपुर, शायद इसलिए सिंगापुर, क्योंकि यही कल्चर था ना। आप कोई सा पुर देख लो, रामपुर, आपको संस्कृत नाम मिलेगा। तो ये भी एक लॉजिक है। अच्छा, एक बात, संस्कृत नाम शुरू होता है कि पुर लगा हुआ है ना। नहीं, आपकी बात समझ गया मैं, मगर आप कह रहे हैं कि सहारनपुर का नाम तो सहारन्यपुरम था, है? इसीलिए सहारनपुर आप कह रहे हैं कि भाई ये पुर संस्कृत के आगे ही लगता है, संस्कृत नामों के आगे। आप देखो, कोई पुर नहीं लगेगा, वो बाद लगेगा उसमें। सहारनपुर बाद होता, फिर इसका सहारन बाद होता, सहारन्य बाद होता, कुछ और होता, अगर पुर है इसका मतलब ये संस्कृत नाम है, ये चेंज नहीं हुआ। अरे चेंज, हाँ, ये भी इसका प्रमाण है, पुर लगने से वो चेंज नहीं हुआ। जैसे आप अभी बागपत की बात कर रहे थे, वहां पे एक वो भी तो है गुफा, लाक्षागृह वाली। हाँ, वो लाक्षागृह वहीं हुआ, ये वही एरिया हुआ। तो कई प्रमाण मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत पुराना देश है। अभी तो ये भी सवाल करते हैं कि रामचंद्र हुए थे नहीं हुए थे, उन्हें खुद मुकदमा लड़ना पड़ा कि वो अयोध्या में थे। यहाँ पे कोई पुराना बात पॉलिटिकल नहीं है, ये बात भारत के कल्चर की है, बहुत पुरानी बात है। हम मतलब और धर्म जब अभी डेवलप भी नहीं हुए थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बाद में तो कुछ भी हो सकता है, नेम बदलते हैं, भूमि आपकी है, कल किसी और की होगी, वो अपने हिसाब से देखेगा, उसे हक है। हम तो प्राच्य की बात कर रहे हैं, ओरिएंटल बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कोई ऐसे बहुत फेमस नाम हुए हो जो इतिहास में जिनका नाम ले जाता हो, सहारनपुर से जुड़े? देखो, क्योंकि सहारन्य जो था ये हरिद्वार से जुड़ा हुआ था, पहली बात हुई, तो जो भी नाम आया वो सारे ही नाम हरिद्वार से जुड़े हुए। मतलब आप, मगर जो एक ही नाम आया है बॉर्डर बाबा लाल का ही है। हाँ, और कोई नाम कोई याद आता नहीं। अच्छा, दारा शिको, बाबा लाल, और कोई नाम नहीं आता, और कोई प्रमाण भी नहीं आता। हो सकता है ढूंढे तो शायद मिले, आप भी ढूंढिए,
अपने बारे में बताइए कुछ। मैं तो यही एक माइंडसेट बनाया कि किसी तरह जो शारदा महाविद्यापीठ है, मैंने पहले तो ये सोचा कि उसके बारे में पता करता हूँ, तो पता किया उसकी पौराणिकता को, उसके एंशियंट बात को। उसके पता करने के बाद ये समझ में आया कि सब कुछ खत्म ही हो गया, पता ही नहीं किसी को। सरस्वती के बारे में सारे कहते हैं, पर कोई उस स्थान को जानता है जहां से वो उद्गम हुआ उसका। तो फिर पता चला भारत में, और स्टडी किया तो फिर देखा भारत में ऐसे पूरे भारत में अलग अलग जगह ऐसे स्थान है, ऐसे लोग हैं जो अभी अनटच्ड हैं। तो हमने सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उस इंस्टीट्यूशन में हम रिसर्च करते हैं और बुक्स पब्लिश करते हैं और सबके सामने इस बात को लेकर आते हैं कि जो सच था, एंशियंट था, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हमारा किसी कंट्रोवर्सी, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, मगर जो भारत के लिए अच्छा हुआ, जिसने अच्छा किया और जो महत्वपूर्ण रहा, जो सही है, उसको खोजते हैं। तो सह अरण्य ओरिएंटल रिसर्च सेंटर के रूप में ये स्थापित किया और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। यही मुझे लगता है मेरा वर्क है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे 50 साल पूरे हो रहे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 50 और मिल जाए तो मैं काम पूरा कर दूंगा। शायद अब तक बेकार हो गया 50 साल, कुछ किया नहीं। नहीं, अगर क्या होता तो इतनी बात आपने जो बताई है, इतनी आपने रिसर्च करी है। अभी मतलब सबके सामने नहीं ला पाया, मुझे लग रहा है कि 50 साल और भगवान दे दे तो ये मेरा एक एम है। शायद यूं समझो काम अब शुरू होगा। नहीं, समय से ही होता है चीजें, तो समय से ही हाँ, अपने समय। शायद मुझे लगता है मैं लेट हो गया, 50 साल तो समझने में लग गए। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पे पार्क यहीं पे आए थे, तो यहाँ एक भी फूल नहीं था, बताएं। हमने शूट किया तो यहाँ पे एक भी फूल नहीं था, और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हुए होंगे, 1 या 2 हफ्ते हुए होंगे, और अब देखो आप चारों तरफ फूल ही फूल है। पर ये टाइम के साथ ही है। मेरे गुरु हैं डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी, वो भी उनकी पीछे डेथ हुई, तो उनके साथ मुझे 10 साल तक रिसर्च का मौका मिला। उनका बड़ा भारी वर्क है जो सबके सामने पूरी तरह आ भी नहीं पाया, भारत के इतिहास पर और भारत के शीट एंकर्स, डेट्स जो भारत के ऊपर है, भारत की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्रोनोलॉजी है। मुझे लगता है वो भी वर्क सामने आना चाहिए, उनका वर्क भी। उन्होंने कुतुब मीनार पे बड़ा अच्छा वर्क किया, जो उन्होंने ये बताया कि ये ज्योतिष का स्तंभ था। और तो ऐसे ऐसे लोग जो भारत में हैं, रहे, ये इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए ना। भारत रत्न के लिए ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिन्होंने सही मायने में भारत की सही बात को सबके सामने लाने की कोशिश की। आपकी पढ़ाई वगैरह यहीं से हुई, सहारनपुर? मेरी पीएचडी मैंने जैन डिग्री कॉलेज तब सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंडर की, वो स्वामी राम तीर्थ हुए। तो स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में कुछ इंग्लिश की कविताएं लिखी। अच्छा। तो उन पर मैंने पीएचडी की। उन्होंने, हालांकि वो मल्टीलिंगुअल पोएट थे, उर्दू में भी लिखा, पर्शियन में भी पोएट्री लिखी, पंजाबी में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। तो मुझे लगा इंग्लिश में उन्हें एज ए पोएट सिद्ध करते हैं। अब इसमें भी बड़ी दिक्कत आई। यूनिवर्सिटी ने 2-3 साल तक तो मेरे सिनॉप्सिस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा। कि वो भी पोएट हैं। वो तो फिलोसफर है, वो तो सेंट है। अब क्या सेंट पोएट नहीं होते? हमारा माइंड जो है वो, मतलब पोएट और सेंट में मतलब क्या चीज है जो उन्हें पोएट बनाएगी, उन्हें सेंट बनाएगी? ऐसे क्यों बोल रहे कि मतलब सेंट पोएट नहीं हो सकते? हाँ पता नहीं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, विवेकानंद पे कर लो, वो मशहूर है। नहीं, बात मशहूर होने की नहीं है, बात यह है कि जिसके बारे में नहीं जानते, रिसर्च उसी पे तो होनी चाहिए। तब जैन डिग्री कॉलेज की हमारी मैडम थी, मैडम ममता सिंघल, डॉक्टर ममता सिंघल। तो वो एकमात्र ऐसी लेडी थी जिन्होंने कहा कि मैं कराती हूँ, तो उन्होंने, वो मेरी गाइड बनी। तो हमने ये रिसर्च की, क्योंकि जो सेंट है जरूरी नहीं वो पोएट हो। पोएट और सेंट अगर हो, इसका मतलब वो पोएट फिलोसफर है। हमारे यहाँ सेंट संत मानते हैं हम। अब कृष्ण की इमेज हम क्या लेंगे? कृष्ण की हम वो प्रैक्टिकल इमेज लेते हैं, जैसे
कृष्ण कौन है? आप कृष्ण को राधा के साथ लोग, कृष्ण को गीता के साथ लोग हैं। अब कोई ये कहेगा कि कृष्ण बहुत बड़ा फिलोसफर था, कृष्ण कितना बढ़िया स्पीकर होंगे, जो कैसे कन्विंस करते होंगे, कृष्ण की सॉफ्ट स्किल्स कितनी डेवलप होगी? नहीं, कई सारी पर्सनैलिटीज एक नाम के आगे खो जाती हैं। जैसे हमने कृष्ण कह दिया भगवान है और उनकी मल्टीवेरियस पर्सनैलिटी खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कई पक्ष हैं जो हमें समझने चाहिए किसी शिक्षायतन के बारे में बताइए। शिक्षायतन हमने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जिसके अंडर हम जितने आईआईटी के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम इसमें तैयारी कराते हैं। वी नर्चर स्टूडेंट्स। हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह बच्चों आध्यात्मिक तौर पर वो माइंड को समझ सके अपने, और ये समझ में आया कि बच्चे जो चाहे कर सकते हैं। सही परेशानी ये है कि स्कूल के टीचर्स या माँ बाप अनजाने में उनको कह देते हैं बेटा तेरी गणित कमजोर है, तू पढ़ नहीं पाएगा, और वो बच्चा मान लेता है। मम्मी ने कह दिया बेटा तू अगर खाना नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा तो अंदर बंद कर दूंगी, बाबा आ जाएगा, और बच्चे ने मान लिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसके माइंड में यही चल रहा है कि मैं मैथ्स पढ़ नहीं सकता, ये बाबा आ गया और डरा डरा रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फियर हटाएं, जो उनके ऊपर मतलब जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो हटाई जाए। इसका बड़ा असर मिला, बच्चे करने लगे। आप ये सॉफ्ट स्किल्स पे भी तो काम करते हैं। हाँ, मैं सॉफ्ट स्किल्स में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। मुझे याद है जब आप एक स्कूल में यहाँ पे प्रिंसिपल थे तो आपने वहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल सेंटर ही पूरा बनाया था। मैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में उनका सॉफ्ट स्किल पैनल में हूँ, जो पीटीसी है सहारनपुर में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सॉफ्ट स्किल्स का। सॉफ्ट स्किल्स भी इंडियन साइंस है, इसको वाग कहते हैं, वाग। ये भी शारदा देवी का एक पार्ट है कि आप कैसे बात करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, गुस्से को कैसे मैनेज करेंगे, लोगों से कैसे आप कन्विंस करने की बात करेंगे। तो ये सब सॉफ्ट स्किल में आता है। तो इस पे मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, वर्क करते रहते हैं। तो अब मैंने कोशिश करी मल्टीवेरियस रहा जाए। मैथमेटिक्स पकड़ा, सॉफ्ट स्किल्स पकड़ा, हिस्ट्री पकड़ी। भाई माइंड के हर तरफ डेवलपमेंट हो सकता है। तो मुझे वो इकबाल का एक शेर याद है, आप कहो तो। जी बिल्कुल इरशाद। वो कहते हैं कि उर्दू में एक शब्द है खिरद। क्या? खिरद मैंने अक्ल। अच्छा। एक शब्द है इब्तिदा, इब्तिदा मैंने शुरुआत। एक शब्द है इंतहा। वो कहते हैं खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मेरी क्या शुरुआत है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। क्या बात है। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात, वाह। तो मुझे लगता है लिमिटलेस है। हम हिस्ट्री पढ़ना चाहे कोई सी विद्या पढ़ लो, सब पढ़ सकते हैं। मैंने इसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, हिस्ट्री पढ़ के देखी, फिलॉसफी पढ़ के देखी। अब किससे पूछने जाऊं उपनिषद पढ़ने, संस्कृत कहाँ से पूछूं। शुरू करते हैं, वो शारदा माँ जो है वो आशीर्वाद दे देती है, अब हो जाता है काम। यही मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ कि आप जो चाहो कर सकते हो, रुकावट खुद ही हो तुम। अच्छा, मैंने देखा है कि आप बातों में बहुत उर्दू के शेर बोलते हैं, और आप एक तरफ है आरण्यपुरम की बात भी करते हैं कि भाई मतलब कोई हमें इस तरह से ना देखे कि हमें एक जाति धर्म के हिसाब से। हम तो बात ही नहीं कर रहे, कोई जाति की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई भाषा की बात नहीं। सारी भाषा हमारी है, सारी दुनिया हमारी है। हम तो जहां से भी अच्छी बात होगी, जो भी अच्छी बात होगी वो हमारी होगी ना भाई। अगर मैंने ये धरती को छुआ है तो क्या मैंने पूरे ब्रह्मांड को नहीं छू दिया। मैं ये क्यों कहूं कि मैं यहां बैठा हूं,
मैं ये क्यों ना कहूं कि मैं धरती पे बैठा हूं और पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहा हूं बिना वीजा पासपोर्ट के। छोटी सोच क्यों रखे? बहुत बहुत, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में सोचो तो बहुत अच्छा लग रहा है सोचने में। अच्छा, वाकई में क्यों सोचो मैं कि भाई मैं यहाँ बैठा इतने से, क्यों अपनी बात को छोटा करें? हम बात कर रहे हैं, हम धरती पे बैठे और ब्रह्मांड में बात कर रहे हैं। तो सारी भाषाएं, सब जगह, सारी हवा कॉमन है ना, तो सब हमारा है, हम सबके हैं। क्या लग, यही भारत की फिलॉसफी है। क्या लग, वसुंधैव कुटुंबकम। जी जी, सॉरी, मैं आपकी बात मैं कर रही हूँ। यहाँ हो गया। यही भारत की फिलॉसफी है, वसुंधैव कुटुंबकम। सारा कुटुंब भी तो है। आपको क्या लगता है कि नाम बदला जाना चाहिए या नहीं? भाई हमारे संस्थान का कहना यह है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च करके सच को सामने लाते हैं। अब उसको कैसे रखना है ये तो राजा लोगों का काम है। फिर राजा बदल जाएगा, फिर राजा अपने हिसाब से चलेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप बदलें ना बदलें, हम तो ढूंढ रहे सच क्या है। हमारी संतुष्टि इसी में ही है कि हम तृप्त है सच ढूंढ के। हमें क्या लेना, सही बात। हम तो वही त्योहार है, एक शेर हो जाए कोई। आप एक बशीर बद्र का मुझे बड़ा अच्छा शेर लगता है। वो कहते हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। क्या बात है, वाह। तो मुझे लगता है कि दिल में उतरना पड़ेगा, समंदर देखते हैं, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी, अगली बार जो है दारा शिकोह पे हमें बात करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे आपके साथ, आपसे जब भी मिलता हूँ, जब भी बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ एक नया आप बताते हैं। आप कुछ भी अपने हम जरूर करेंगे। हम जो भी ओरिएंटल है, ओरिएंटल, प्राच्य पे भी। हाँ, प्राच्य विद्या। प्राच्य के बारे में बता दीजिए। प्राच्य मैंने ओरिएंटल, ईस्टर्न। तो ये जो ईस्टर्न है सारा, ओरिएंटल है, ये सब भारत ही है। तो हमें नाम समझ, जम्बू द्वीप है। हाँ, जब वो पंडित जी करते तो ये वही है, उसी की बात है, उसी की दास्तान है। चलिए इस पे हम अगली बार बात करेंगे। और आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।